दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एजुकेशन विद अमित। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू फिल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरना है और ये सिर्फ किन कर्मचारियों के लिए, तो ये जो है सिर्फ सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉई, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, चाहे वो राज्य सरकार के हों, चाहे वो पीएसयू के हों, तो सिर्फ जो है सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनको सैलरी मिलती है, जो सरकारी कर्मचारी है, उनके लिए है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं। तो आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं इसमें, ये मैं आपको पहले बता दूं। पहले मैं आपको बताऊं कि इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरते हैं, ठीक है। सेकंड बताऊंगा कि ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम क्या है आपका, ठीक है। आप ओल्ड वाले चूज करेंगे, न्यू वाले चूज करेंगे, ऐसे तो आज के डेट में डिफॉल्ट के रूप में जो है न्यू टैक्स रिजाइम को ही लिया गया है। फिर मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 16 क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि करंट असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, इनकम टैक्स सेविंग कहां कहां करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स सेविंग आप कहां कहां करोगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड नॉन टैक्सेबल, यानी कि कौन कौन से सैलरी में कौन कौन से पार्ट आपको मिलते हैं जो नॉन टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, उस पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी हो गया, है ना। और कौन कौन से अलाउंसेज है जिसपे आपको जो है इनकम टैक्स लगता है, ये पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लास्ट तक देखेंगे। मैं सारे इसमें जो भी टॉपिक बता रहा हूं, जो भी सेंटेंस बोलूंगा अपने आप बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी जानकारी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, जो लोग खास करके जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको सैलरी मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में इंडिया में कितने लोग सरकारी कर्मचारी में हैं। तो वर्तमान में इंडिया की जो जनसंख्या है उसका 3.75% है ना। इंडिया की जो जनसंख्या है उसका 3.75% ही लोग सरकारी कर्मचारी है ना। इसमें से भी 36.5 लाख लोग जो हैं, है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। टोटल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का मान लीजिए कि 3.75% लोग सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें से जो है 36.5 लाख जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। बाकी का आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें से भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कितने लोग टैक्स पेयर हैं, ठीक है। तो ऐसे तो आप समझ जाइए कि इंडिया में जो है कुल जनसंख्या का 6%, कुल जनसंख्या के 6% लोग ही टैक्स पेयर हैं। इसमें भी 6% में से 5.5% जो लोग हैं, 5.5% जो लोग हैं वो जीरो टैक्स में आते हैं, जीरो टैक्स में आते हैं। यानी कि कुल जनसंख्या के 6% मान कर रखिए कि 8.5 लाख लोग इंडिया में टैक्स पेयर हैं, जिसमें से कि 7 लाख लोग तो शून्य टैक्स में आते हैं, यानी कि उनकी सैलरी उतनी नहीं है कि वो टैक्स भर सकें। तो आपको सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही जो है इंडिया में वो टैक्स पेयर हैं। इंडिया में जो टैक्स पेयर है, इनकम टैक्स जो पे करते हैं, वो सिर्फ 1.5 करोड़ लोग हैं। इस 1.5 करोड़ में मैं आपको बता रहा हूं कि 3.75% जो है सरकारी कर्मचारी हैं। इस 1.5 करोड़ का 3.75% लोग सरकारी कर्मचारी जो इनकम टैक्स पे करते हैं। और अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने लाख 36.5 लाख कर्मचारी जो है इनकम टैक्स नहीं पे करते, मतलब इतने लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन जिनकी सैलरी 3 लाख से ऊपर है, इनकम टैक्स कौन पे करते हैं? तो भाई इनकम टैक्स तो वही पे करेंगे जिनका जो है सैलरी जो है टैक्सेबल होगा। अब मैं आपको डिटेल देखिए बता रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो हाउ टू फिल इनकम टैक्स रिटर्न, देखिए मैंने सबसे पहले ITR 1 लिख दिया है। तो इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग जो भरते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU के जो भी हैं, सरकारी कर्मचारी जो भी हैं, ठीक है, तो हम लोग ITR 1 भरते हैं। हालांकि ITR 2 भी कुछ लोग भरते हैं, लेकिन ITR 2 और ITR 1 में क्या अंतर है? ITR 1 को सहज भी कहा जाता है। तो ITR 1 वो लोग भरते हैं, वे सैलरी गवर्नमेंट जिनकी सैलरी जो है वो लेस देन, है ना, जिसकी सैलरी जो है लेस देन 50 लाख है, यानी आपकी सैलरी 50 लाख के अंदर है अगर जो, तो आप ITR 1 भरेंगे, सैलरी पर्सन है तो, है ना। और आपकी अगर जो सैलरी मोर देन 50 लाख है, ठीक है, अगर जो मोर देन 50 लाख है, अगर जो सैलरी आपकी 50 लाख रुपया पर एनम से ज्यादा है, तो आप ITR 2 भरेंगे, ठीक है। ऐसे ज्यादातर लोग ITR 1 ही भरते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की इतनी सैलरी तो मिलती ही नहीं है। सबसे पहले तो आप इतना ही समझ जाइए कि जो एक IAS होता है ना, जो एक IAS होता है, उसकी भी एनुअल सैलरी करीब 12 लाख या 13 लाख ही जा पाती है। एनुअल सैलरी, एनुअल सोच लीजिए एक IAS की इतनी सैलरी होती है, ठीक है। देखने में तो लगता है कि सरकारी कर्मचारी को बहुत मिलता है, लेकिन क्या उनकी दुर्दशा, क्या उनकी स्थिति है, वो तो उन्हीं को पता है कि 1 तारीख को सैलरी आती है तो 10 दिन तक हंसते हैं, उसके बाकी का 20 दिन रोते हैं, ठीक है। तो
अब है कि इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरते हैं भाई साहब। अगर जो आप एक सरकारी कर्मचारी हो, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, तो आप सरकार की सैटेलाइट सीधे आपके ऊपर पड़ रही है, आप क्या क्या कर रहे हो ना उसमें सब दिख रहा है, ठीक है। आप कुछ कर ही नहीं सकते हो नौकरी के अलावे, ठीक है। तो ईमानदारी में सबसे ज्यादा तो मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो अब रही बात कि इनकम टैक्स क्यों भरते हैं, इसलिए भरते हैं क्योंकि अगर जो आपकी सैलरी एक लिमिट कर दी है सरकार ने कि 3 लाख से ऊपर अगर जो आपकी सैलरी हो गई है ना, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। आपको भरने की जरूरत नहीं है, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं ना उनको कुछ भरने की जरूरत नहीं, सरकार खुद ही टैक्स काट लेती है बिना आपके कुछ बोले, वो सरकार टैक्स काट लेगी आपको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं क्योंकि जो है हमारे पास फॉर्म 16 देखिए मिलता है। यहाँ पर मैंने लिखा होगा कि फॉर्म 16 क्या होता है। तो फॉर्म 16 की पहली बात कर ले हम, तो आपको टैक्स तभी भरना होगा जब आपको जो है आपका एम्प्लॉयर जो आपको रोजगार दिए हुए, जिसके अंदर भी आप काम कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में भी आप काम कर रहे हो, वो आपको एवरी ईयर मान के चलिए कि जून के आसपास में, है ना, आपको फॉर्म 16 देगा। फॉर्म 16 एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपका डिपार्टमेंट जो है सरकार को कितना टैक्स भरा है, कितना कितना पैसा काटा है, क्या क्या चीज का पैसा काटा है, टैक्स भरा है, उसका डिटेल आपको देता है, यही फॉर्म 16 होता है। अब इसी के बेस पे आप, चूंकि आपने टैक्स भरा है, आपने टैक्स दिया, हो सकता है कि आपकी इनकम जो है टैक्सेबल ना हो और टैक्स काट लिया हो, ठीक है, और आपके पास सेविंग हो, आपने उस समय सेविंग ना दिखाया हो सकता है आपके बीवी बच्चे के नाम से, पेरेंट्स के नाम से कुछ सेविंग हो और आपने अपने डिपार्टमेंट को सेविंग नहीं बताया है, तो कोई बात नहीं, जब आप ITR 1 भरोगे तो उसमें सब कुछ शो कर दोगे कि भाई हमने इतने हेल्थ इंश्योरेंस में दिए, इतने पैसे हमने LIC में लगाए हैं, इतने पैसे हमने ELSS में लगाए हैं, यूलिप में लगाए हैं, ठीक है, मेडिक्लेम में लगाए हैं इतने पैसे, तो वो सब जब दिखाओगे तो वो सब पैसे आपको कुछ पैसे वापस मिल जाएंगे और जो टैक्सेबल ना रहा तो, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्म 16। रही बात ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम की मैं बात कर लूं, ठीक है। तो देखिए 2023-24 का जो बजट आया था, मान के चलिए जो भी बजट पास हुआ था 2023 में, ठीक है, तो उस समय गवर्नमेंट ने बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजाइम कर दिया सबके लिए। यानी कि आप और जो ऑप्शन नहीं देते हो अपने डिपार्टमेंट को, तो वो मान लेगा कि आप न्यू टैक्स रिजाइम चूज किए हो, इसी के अनुसार आपको जो है इनकम टैक्स काटेगा। तो इसमें आपको बताता हूं कि इसमें 7 लाख रुपया, है ना, 7 लाख रुपया तक टैक्सेबल नहीं। अगर जो आपकी सैलरी एनुअल सालाना 7 लाख के अंदर है तो आपको टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। हालांकि 7.5 लाख है क्योंकि 50 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जो है इसी में इंक्लूड है। और इसमें जो है ओल्ड टैक्स रिजाइम में क्या है कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 7 लाख से ऊपर है, 8 लाख चली गई, तो इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा टैक्स कटेगा, है ना। लेकिन आपके पास अगर सेविंग है और जो आपके पास भरपूर सेविंग है, आपने एजुकेशन लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है आपने, मान के चलिए कि आपके इंश्योरेंस है काफी 1.5 लाख रुपया तक, तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंतर्गत जब आप चूज करोगे तो आपको इसमें जो है टैक्स जो भी पैसे कटे हैं, है ना, वो वापस मिल जाएंगे आपको। हाँ, नेक्स्ट अब है कि करंट असेसमेंट ईयर। देखिए असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर चलता है। जब भी आपको फॉर्म 16 मिलेगा तो उसमें लिखा रहेगा अभी जो वर्तमान में 1 अप्रैल से जो है आपको जो मिलेगा फॉर्म 16 वो रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, और उसका असेसमेंट ईयर रहेगा 2024-25। ये मैं आपको क्लियर करता हूं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर से 1 ईयर आगे चलता है असेसमेंट ईयर हमेशा, ठीक है। इनकम टैक्स सेविंग कहां कहां करना है वो तो मैं आपको बताता ही हूं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बता रहा हूं। तो दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था बताने का पॉइंट वो है कि इनकम टैक्स सेविंग। हम लोग इनकम टैक्स सेविंग कहां कहां करेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स सेविंग कहां कहां करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के समय ITR 1 और जो हम फिलअप कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स सेविंग क्या क्या चीज में करेंगे वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इनकम टैक्स सेविंग की बात है तो जैसे हमने बताया इसके पहले कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम, है ना, तो ये दोनों जो है तो आप न्यू टैक्स रिजिम में ज्यादा सेविंग नहीं दिखा सकते हो। इनकम टैक्स जो है आपको न्यू टैक्स रिजिम और जो चूज करते हो ITR भरने के समय, तो सिर्फ आप 2 ही टाइप का उसमें सेविंग होगा। पहला एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 50,000 रुपये का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, ये तो न्यू हो या ओल्ड हो, उसमें सरकार ने बाय डिफॉल्ट कर दिया कि 50,000 का तो आपको खैर छूट दे दिएगा। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इसलिए देते हैं लोग क्योंकि वो जानते हैं एक सरकारी कर्मचारियों की एक सुविधा दी गई है कि भाई चलो जो बिजनेस करते हैं वो तो मान लेते हैं कि टैक्स कहीं ना कहीं से बचा लेंगे, अलग बात है, नहीं भी दिखाएंगे, लेकिन चूंकि सरकारी कर्मचारी कुछ मतलब कि छुपा नहीं सकता है ना इनकम टैक्स मामले में, इसलिए बोला तुमको 50,000 के चलो छूट दे रहे इनकम टैक्स में। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपको न्यू टैक्स रिजाइम हो या ओल्ड टैक्स रिजाइम हो, दोनों में रहता है। इसके अलावे जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावे न्यू टैक्स रिजिम में एक छूट और देता है आपको, सिर्फ एक छूट और देता है,
वो है, मैंने यहाँ लिख दिया है 80CCD2। 80CCD2 में जो आपका सेविंग हो रहा है, यानी 80CCD2 में कौन आता है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। आपको जो एम्प्लॉयर है, जो आपको रोजगार दिए हुए, चाहे आप सेंट्रल में हो या स्टेट में हो या पीएसयू में हो, है ना, वो आपका जो पैसा एनपीएस में डाल रहा है, तो उस पर आपको जो है कुछ लिमिट तक, अप टू सम लिमिट है ना, 1 लाख 1,20,000 कुछ लिमिट है उसका, उतना तक जो है आपको एनुअली जो है आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं 14%, 10% तो ये लिखा हूं कि आपका बेसिक का 14%, अगर जो आप सेंट्रल में हो, है ना, तो बेसिक का 14% जो है सरकार खुद देती है। ठीक है, और 10% बाकी अदर्स में जो है स्टेट हो या फिर पीएसयू हो, है ना, वो आपको 10% जो है देती है अपने तरफ से एनपीएस में। अब मैं बात करता हूं, देखिए सेविंग कहाँ कहाँ करना है, फिर से मैं शुरू से आ जाता हूँ, स्टार्टिंग से 80C की बात करता हूं। तो सबको पता है कि 80C में जो सेविंग होती है, आप लोग इंश्योरेंस करवाते हो, LIC के में आपको सेविंग, 80C में आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक, 80C में आप मैक्सिमम जो है 1.5 लाख तक एनुअली सेविंग कर सकते हो, है ना। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये सब सेविंग का फायदा सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम और जो आप चूज करते हो उसी में फायदा मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा सेविंग का। ठीक है, तो 80C में आप क्या क्या दिखा सकते हो सेविंग में, 80C में आप LIC दिखाते हैं, है ना, और जो LIC में पैसा डाल रहे हो, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, ठीक है, उसमें आपका जा रहा है पैसा, या GPF मैंने यहाँ लिखा नहीं है, GPF भी है, जो लोग ओल्ड पेंशन में है ना, जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में ऑलरेडी है उनका GPF में कंट्रीब्यूशन जाता है। जैसे मैं खुद ओल्ड पेंशन में हूँ, है ना, तो हमारा कंट्रीब्यूशन GPF में जाता है। ठीक है, तो वो भी जो है आपको टैक्स बेनिफिट में आ जाता है। तो ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आप डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल रहे हो, यूलिप है ना, HDFC, ICICI, SBI, बहुत सारे यूलिप प्लान है उसके, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, उसमें डालते हो, है ना, 1.5 लाख रुपए सालाना। ये सब को जोड़ करके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है आपका, NSC मिलती है पोस्ट ऑफिस वगैरह, बैंक वगैरह में। ये सुकन्या समृद्धि योजना है ना, उसमें भी आप डालते हो तो आपको जो है सालाना 1.5 लाख रुपए तक, ये सबको मिला करके, ये नहीं कि अलग अलग नहीं, ये सबको मिला करके 1.5 लाख रुपया से ज्यादा आप सेविंग नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, 80G मैंने यहाँ पर स्पेस नहीं होने के कारण यहाँ पर बीच में घुसा दिया है। 80G, इसमें आप डोनेशन, आप किसी चैरिटेबल NGOज वगैरह को, किसी को आप डोनेट करते हैं पैसा, तो उसमें क्या 2 कंडीशन होते हैं। एक में तो आपको जो है 80G में 100% आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। 10,000 रुपया सपोज आपने डोनेट किया तो 10,000 रुपया पूरे टैक्स आपका नहीं लगेगा, है ना, और किसी किसी में 50% होता है, 100% 50%। फिर मैंने यहाँ पर स्पेस ना होने के कारण बीच में एक और चीज लिख दिया, HRA एग्जम्पशन। जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे स्टेट के, सेंट्रल के, PSU के, उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, किराया मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन में नहीं रह रहे हैं तो। ठीक है, तो HRA एग्जम्पशन का भी एक रूल है कि आपको मान लेते हैं कि 8,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, तो 12 महीने में आपको 96,000। तो होता क्या है कि जितना आपको HRA मिल रहा है माइनस आपका बेसिक प्लस DA का 10% उसे माइनस कर देगा। तो बेसिक प्लस DA मान लेते हैं कि आपका हो रहा है 60,000 रुपया, है ना, सॉरी जो भी हो रहा है आपको एनुअली कर लेते हैं, अब उसको माइनस करेंगे एनुअली में, तो उधर हो गया एनुअली 96,000 आपको पेमेंट दिया, और बेसिक प्लस DA मान लेते हैं कि आपका हो रहा है 8 लाख रुपया हो रहा है 1 साल का, तो उसका 10% माइनस कर दीजिए, है ना, तो 16,000 रुपया। तो 16,000 रुपया आपको HRA एग्जम्पशन में आप दिखा सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैंने इसमें लिखना भूल गया है, होता क्या कि बहुत लोगों को जो LTC पे जाते हैं, है ना, लिव ट्रेवल कंसेशन, गवर्नमेंट जो आपको घूमने फिरने के लिए पैसे देती है, तो आपको जो उसमें फेयर मिलता है, और जो ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन का फेयर देती है, फ्लाइट से जा रहे हो तो फ्लाइट का फेयर देती है, तो वो पैसा आपको इनकम टैक्स में काउंट नहीं होता, क्योंकि उसको सैलरी फ्रॉम इनकम नहीं माना जाता। लेकिन LTC के दौरान अगर जो आप लीव इनकैशमेंट करवाते हो, छुट्टियां बेचते हो, तो उसमें जो पैसा मिलता है उसमें सरकार इनकम टैक्स काट लेती है। लेकिन जब आप ITR भरोगे तो आप LTC का दिखाना होता है कि इतना पैसा हमको LTC में मिला था लिव इनकैशमेंट में, वो आप दिखाओगे तो उसमें भी कुछ लिमिट तक आपको पैसे रिफंड मिल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 80G की बात मैंने कर लिया। 80CCD1B, इसमें क्या होता है कि सपोज आप जो है ना, NPS में पैसा डाल रहे हो, अटल पेंशन योजना में पैसा डाल रहे हो, तो इसमें सालाना आप मान लीजिए 1 लाख डाल रहे हो, 2 लाख उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 50,000 रुपया तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 80CCD1B के तहत। इसको आप दिखाते हो तो, अगर जो आप डाल रहे हैं तो, नहीं डाल रहे हैं तो आप नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है,
80CCD2 की बात कर लेता हूँ, इसको मैंने बता ही दिया अभी, है ना। 80TTA, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके SBI में अकाउंट है, PNB में अकाउंट है, इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट है, किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट हो, मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा सेविंग बैंक अकाउंट, है ना। अगर जो सेविंग बैंक अकाउंट में है और आपके पास मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए एनी टाइम अकाउंट में रहता है, तो आपको कुछ ना कुछ जो है आपको जो सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है 3%, 2.5%, 4% सालाना, इतना ब्याज मिलता है। तो आप अगर जो आपका ब्याज जो है 10,000 से ऊपर चला जा रहा है तो उस पर टैक्स कट जाएगा। 10,000 तक का, जैसे मान लीजिए 20,000 रुपये आपको ब्याज मिल गया सालाना, तो 10,000 रुपया तो आप दिखा सकते हो। 20,000 जब दिखाओगे ना उसमें कि आपको 20,000 रुपया जो है इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हुआ है सेविंग बैंक से, तो 20,000 में 10,000 रुपये का आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगा 80TTA के तहत। लेकिन आपको जो फॉर्म 26A है, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, तो उसको डाउनलोड कर लोगे, आप देख लेना कि पहले मेरा टैक्स कहाँ कहाँ कटा है। तो अगर जो TDS कटे हैं आपके और जो TDS बैंक वाले ने काटा है, और देख लो कि कितना रुपया हमारा ब्याज कटा है, उसी के अनुसार आप दिखा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जब ITR भरते हो तो उठा लेता है वो, ठीक है। 80D, इसके तहत आप सेविंग दिखा सकते हैं, ठीक है। 80D में आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखे हो अपने परिवार वालों का, ठीक है, जिनकी उम्र 60 साल से अंदर है, ठीक है, तो उनको जो है 25,000 रुपये तक का सालाना जो टैक्स रिबेट मिल जाएगा 80D के तहत। लेकिन इसी में डिसेबल्ड हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका और जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उनको 50,000 रुपये तक आप दिखा सकते हो, लेकिन आपके सीनियर सिटीजन्स आपके पेरेंट्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि 24B। देखिए बहुत सारे लोग होम लोन लेते हैं, ठीक है। सरकारी कर्मचारी तो बिना लोन का न बेचारा जमीन ले पाता है, न वो घर बना पाता है ना, उसकी औकात ही नहीं कि कुछ कर पाएगा वो, ठीक है। तो उसको बेचारे को लोन लेना पड़ता है, एक ही बार 25 लाख 30 लाख रुपया लोन ले लिया, और जितनी साल उसकी नौकरी 20 साल 30 साल बेचारा कटवा रहा है, 10,000 रुपये महीना 15,000 रुपये महीना कटवा रहा है, इसी तरह से रो रो की जिंदगी जी रहा है, ठीक है। तो 24B के तहत आपको जो है इंटरेस्ट, जो भी आप होम लोन ले रखे हैं, तो सालाना आपको 2 लाख रुपया आप सिर्फ ब्याज भर रहे हो 1 साल का, है ना, तो उतना तक का आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है अगर जो ओल्ड टैक्स रिजिम में आप दिखाते हो, अगर जो आपके पास होम लोन है तो, ठीक है। 80E, बहुत सारे लोग जो है एजुकेशन लोन लेते हैं, जैसे आजकल आपके बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अगर जो IIT में है तो मान के चलिए कि कम से कम 15 लाख रुपए के आसपास तो उसको खर्च लगेगा ही। तो 15 लाख रुपए इकट्ठा हम कहाँ से लाएंगे, महीने में खा पी करके 5,000 रुपये नहीं बचती है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, एजुकेशन लोन ले लेते हैं। तो एजुकेशन लोन में अगर जो भी आप इंटरेस्ट भर रहे हो, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट भर रहे हो तो 80E के तहत आप टैक्स रिबेट इसका ले सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों मैंने ये सब जो पॉइंट्स बताए, इसमें बताया कि कहाँ कहाँ आपको सेविंग करने हैं और कौन कौन से मद में आपको इनकम टैक्स कट जाता है। अब मैं जो बताने वाला हूँ कि किसमें आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है, किसमें फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, ये आपकी जानकारी के लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि कौन कौन से अलाउंसेज है जिसपे इनकम टैक्स बिल्कुल ही नहीं लगता, उस पर इनकम टैक्स रिबेट है 100%, यानी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ये बताने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैं पहले वाले पार्ट में मैं एक बात बताना भूल गया कि आपको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है ना, CEA, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है अगर जो आपको, ठीक है, तो टैक्सेबल है। लेकिन आप उसमें चाहो तो 1200 × 2, यानी 2 बच्चे के लिए 1200 × 2 यानी 2400 रुपये का आप एग्जाम्पशन दिखा सकते हो उसमें। और जो आपका बच्चा हॉस्टल में है ना, तो 3600 × 2, तो 3600 × 2 यानी 2 बच्चे के लिए 3600 नहीं 7200 रुपया का आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर जो आपको मिली है तो। ये मैं आपको बता दूं, उसमें कि ITR जब भरते हो तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए सेपरेटली आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हमने ये लिया था, इसलिए उसका हमको डिस्काउंट चाहिए, ये आपको रिबेट हो जाएगा, ठीक है, इतना रुपया आपको माइनस हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि किस किस पे जो है इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। अब वीडियो लास्ट हो रहा है, जल्दी खत्म होने वाला है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहला, मेडिकल एक्सपेंसेस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर जो आपको एम्प्लॉयर से मान लीजिए कि बीमारी में कुछ खर्च हुए, मान लीजिए कभी कभी कोई ऐसा होता है कि क्रिटिकल बीमारी हो जाता है जिसमें कि आपको दिल्ली मुंबई कोलकाता कहीं भी ले जाकर दिखवाना पड़े और 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपये आपको और जो बीमारी में खर्च हुए हैं और पेमेंट आपको आपने रिसीव किया सरकार से, तो उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड EL। आप लोग को पता है कि जब सरकारी कर्मचारी को रिटायर होता है तो जो ईयर्ड लीव जो छुट्टियां बचा कर रखता है, मैक्सिमम 300 छुट्टी तक वो इनकैश करवा सकता है, उसके बाद उसको पैसे मिल जाते हैं। तो ये जो इनकैशमेंट का पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के समय में, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, इस पर इनकम टैक्स नहीं कटता है, ठीक है। ग्रेचुइटी, आप जो भी ग्रेचुइटी रिसीव करते हो रिटायरमेंट के समय या रिजाइनेशन के बाद, ठीक है, या VRS लेने के बाद, तो उस पर भी आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है।
नेक्स्ट है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी डीसीआरजी, और जो डीसीआरजी जब किसी को मिलता है इस पर भी इनकम टैक्स नहीं लगती, ये भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है कमिटेड पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए होता क्या है कि जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं और जो पेंशनेबल हैं यानी ओल्ड पेंशन में है, वो क्या करवाते हैं मैक्सिमम 40% तक जो है अपना वो जो है कम्यूट करवा लेते हैं, यानी बेच देते हैं अपना बेसिक का, वही आपको 10-20 लाख 25 लाख जो भी बनता है रिटायरमेंट में बेचारों को पैसा मिलता है, उसी से बाकी की भी जिंदगी चलेगी उसकी। तो ये जो कम्यूट करवाते हो पेंशन, तो ये जो पैसा जो मिलेगा 10-20-30 लाख रुपया कम्यूट करवाने वाला बेचने वाला 40%, ठीक है, इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है, फुली एग्जेम्प्टेड है। पार्शियल विड्रॉवल फ्रॉम एनपीएस, जो भी लोग एनपीएस में, तो सबको पता ही है कि आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25% पैसा जो है निकाल सकते हो। पहले तो 10 साल की सर्विस पर निकाला जाता था, ठीक है, उसके बाद तो चेंज हो गया है, शायद 5 साल हो गया, मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप और जो ये पैसा और जो विड्रॉ करते हो एनपीएस से 25%, तो इस पर भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, जो भी लोग ओल्ड पेंशन में है और उनका जीपीएफ है, तो उसमें सरकार की तरफ से पता है कि प्रेजेंट में जो है 7.1% इंटरेस्ट मिलती है जीपीएफ में आपको सरकार की तरफ से आपके फंड वैल्यू पे, ठीक है, जो भी आपके पास पैसा उसमें जमा हो रहा है जीपीएफ में, तो इसमें जो भी इंटरेस्ट आपको क्रेडिट होता है, ठीक है, इस पर आपको जो है इनकम टैक्स नहीं लगेगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। सबसे लास्ट में वह है कि पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट के समय आप जैसे कि हर महीने 5,000 10,000 रुपये महीने कटवा रहे थे जीपीएफ में, है ना, कि रिटायरमेंट के समय हमको काम आएगा, तो रिटायरमेंट के समय ये पैसा जब आपको मिलेगा ब्याज जोड़ करके, है ना, तो इस पर आपको जो है इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है अभी तक, बाद में क्या होगा हमें नहीं पता। तो दोस्तों मैंने जो भी बताया हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है उन कर्मचारियों को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या स्टेट के हैं, यानी सैलरीड हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, तो काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिला होगा। इसी तरह की जानकारी मैं आप लोगों को आगे भी देते रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि सभी सरकारी कर्मचारी को इसका लाभ मिल सके।